नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनने की संभावना रहती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भारत के मैप के अनुरूप है, ये आपको बताना है। कौन सी आकृति है वो चीज़ आप लोगों को बताना है कि भारत का जो आकृति है वो कैसा है। तो देखिए, आप यहाँ पे फ़ोटो में देख रहे होंगे दोस्तों कि भारत की आकृति, अगर हम लोग यहाँ पर एक बिंदु देते हैं तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ से इस तरह आता है, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से। तो इसमें देखिए ये कैसा शेप बन गया दोस्तों, ये चतुष्कोणीय शेप बन गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 चतुष्कोणीय, यानी कि 4 गो कॉर्नर इसमें बन रहा है। ठीक है दोस्तों, 4 गो कॉर्नर बन रहा है तो इसको हम लोग चतुष्कोणीय बोलेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में ही लड़के फंस जाते हैं कि इसमें क्या दें, वर्गाकार दें, आयताकार दें, त्रिकोणीय दें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुष्कोणीय। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग और भी इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया का मैप में आप लोग देखेंगे कि जो सबसे, ये मैप को समझने के लिए एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे जानना ज़रूरी है दोस्तों। क्या वो चीज़ है कि देखिए जो भी मैप होता है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन इसका होता है उधर में हम लोग इसको नॉर्थ बोलते हैं, ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या होगा? ये साउथ हो जाएगा। हाँ, इधर जो है वो ईस्ट हो जाएगा। हाँ, और इधर में वेस्ट हो जाएगा। तो इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ताकि अब किसी भी चीज़ को मैप पे पूछा जाएगा तो आप अपने जहाँ पे हैं वहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए बिहार है, ये बिहार है। हाँ, अगर बिहार को पूछेगा कि बिहार जो है वो यूपी के किस साइड में है, ये रहा यूपी का मैप। ठीक है, तो यूपी के किस साइड में है? तो ये ईस्ट साइड में है, यानी पूर्व साइड में है। तो इस तरह से आप लोग मैप को अच्छे से स्टडी कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन यहाँ से, अगर क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछे तो क्वेश्चन वो पकड़ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे और बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला तो पूछ देता है कि अगर इंडियन हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें पहला ही क्वेश्चन आ जाता है क्या कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? ये पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इंडिया का जो है वो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर ये पूछ देगा कि जो इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है। अगर विश्व के जनसंख्या की दृष्टि से पूछ देगा कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना है, तो उसमें क्या बताएंगे दोस्तों? किस स्थान पे है ये? तो भारत जो है वो अभी विश्व के प्रथम स्थान पे पहुंच गया है। एक विश्व बैंक का एक रिपोर्ट आया है दोस्तों, तो उसमें बताया गया है कि जो इंडिया का जो जनसंख्या है वो चाइना को पछाड़ करके नंबर 1 पे अभी इंडिया का जनसंख्या आ गया है, नंबर 2 पे चाइना हो गया है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है तो आप इसका क्या जवाब देंगे दोस्तों? देखिए विश्व का जनसंख्या तो गणना नहीं हुआ है, लेकिन यूनो का एक रिपोर्ट है, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो कितना हो गया दोस्तों? नंबर 1 पे अभी पहुंच गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो भारत का स्थान कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां स्थान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। अगर इसमें पूछ देगा कि पहला स्थान पे कौन है, तब पहला स्थान पे है, देखिए इसको देखिए, जो स्क्रीन पे जो आ रहा है उसको नोट कर लीजिए। पहले स्थान पे है रसिया, दूसरे स्थान पे है कनाडा, तीसरे स्थान पे है चाइना, चौथे स्थान पे है यूएसए अमेरिका, हाँ, पाँचवें स्थान पे है ब्राज़ील, छठे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे है इंडिया। लेकिन देखिए अभी एक फ़िलहाल में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछ दिया था कि जो 8वें स्थान पे है, यानी इंडिया से जो जस्ट छोटा कंट्री है वो कौन सा है। मतलब कि उसका पूछने का मतलब था कि 8वें स्थान पे कौन सा देश है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। इंडिया से जस्ट छोटा कौन सा देश है दोस्तों? तो अर्जेंटीना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। चलिए, इतना सारा फैक्ट्स आप लोगों को मिल गया। अगर यही देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडिया का, देखिए ये उत्तर से लेकर के यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के, हाँ, और कन्याकुमारी तक, यहाँ तक सीधे आ जाइए, ये कन्याकुमारी तक, इसका लंबाई कितना है? तो लंबाई अगर पूछेगा तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर इंडिया का जो लेंथ है वो इतना है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर पूछ देगा कि यहाँ से उत्तर से दक्षिण, अगर पूछ देगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक ये लेंथ कितना है, तो ये हो जाएगा आपको 2933 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान आ गया। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अगर लंबाई पूछ देगा तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए। भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? ये बताना है आपको। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ इसको समझने के लिए यहाँ एक पॉइंट समझिए। देखिए ये जो लाइन दिख रहे हैं आप, ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है? इक्वेटर। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? भूमध्य रेखा। ये भूमि के मध्य से होकर के गुजरा हुआ है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सा रेखा है दोस्तों? ये जो रेखा है ये कौन सा है? कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है ये कौन सा रेखा है दोस्तों? तो ये है मकर रेखा। ये आपको ध्यान में आ गया। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो गोलार्ध पूछ रहा है, तो गोलार्ध का आंसर क्या है? देखिए यहाँ पे जो इंडिया है, अपना इंडिया यहाँ पर है, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों? 4 गो गोलार्ध होता है। हाँ, 4 गो गोलार्ध कौन कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध, हाँ, पश्चिमी गोलार्ध, ये इधर हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, इधर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, इधर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और इधर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इसमें से इंडिया कहाँ पे है? तो इंडिया है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी पूर्वी गोलार्ध बोल रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी गोलार्ध। अगर देशांतर पूछेगा तो वो हो जाएगा पूर्वी देशांतर। देखिए क्योंकि ये पूरब में है, तो देशांतर अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आप लोग को मैप पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मैप पर अगर आप लोग समझिएगा तो आप ज़िंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। तो चलिए हम लोग मैप थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ऊपर में सबसे कौन सा पॉइंट आ जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। नीचे में क्या होगा? साउथ होगा। इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा। इतना तो आप लोग जानते हैं। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे और क्या जानना है आप लोगों को
कि यहाँ पे पूछता है कि भारत का जो है वो देशांतरी अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना से कितना तक है। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार का काउंट कहाँ से कहाँ तक करेंगे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है लद्दाख क्षेत्र, ये लद्दाख क्षेत्र से लेकर के हम लोग नीचे में कन्याकुमारी तक हम लोग देखेंगे। तो लद्दाख में कितना डिग्री यहाँ पे आता है, तो लद्दाख में है 37.37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ ऊपर में जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। हाँ, नीचे में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर पूछ देगा कि भारत का सबसे जहाँ उत्तरी जो है उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, इंदिरा कौल। अगर पूछेगा कि दक्षिणी बिंदु, आप लोग जानते हैं कि इधर में अंडमान निकोबार है, आप लोग जानते हैं दोस्तों इधर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अगर द्वीप समूह को न ले, हम मुख्य भूमि को ले, मुख्य भूमि कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लेकर के और ये नीचे तक। आप लोग जानते हैं कि नीचे में क्या है सबसे, ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, केप केमोरिन, इसको केप केमोरिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि एग्जाम में पूछ दिया कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा, और नहीं तो केप केमोरिन दिया होगा, दोनों में से कोई एक होगा, उसको लगा लेना है। ठीक है, और अगर ये ना पूछ करके आपको पूछ दे कि जो भारत है इंडिया, हाँ, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो वो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे है दोस्तों, कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, वहाँ पे है। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या उसका एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। तो पूछ देता है, कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो वो बताइए आप कि ग्रेट निकोबार में है, क्योंकि सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो गया। अगर सबसे पूर्वी बिंदु पूछ दिया तो पूर्व कौन सा है, यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अगर सबसे पूर्वी बिंदु पूछ दिया तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये किवीथू हो जाएगा। कौन सा, किवीथू। ठीक है, ये हो गया आपको। हाँ, अगर पूछेगा कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिम में कौन सा है, देखिए यहाँ पे गुजरात है, ये जो है ये गुजरात है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये गुजरात में कौन सा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, गिर माता सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा आप लोगों को फैक्ट्स क्लियर हो गया। अगर देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि भारत से होकर के एक रेखा गुजरता है, आप लोग को मालूम है वो कौन सा रेखा है, भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। तो देखिए ये कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये राजस्थान में इंटर करता है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में इंटर करता है, फिर छत्तीसगढ़ में इंटर करता है, झारखंड में इंटर करता है, हाँ, फिर पश्चिम बंगाल में इंटर करता है, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरह से ये क्रॉस कर देता है। तो ये कौन सा रेखा है दोस्तों, तो ये कर्क रेखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से डिवाइड करता है। तो ये कर्क रेखा अगर पूछेगा कि कितना डिग्री का चैनल है ये, तो 23.5 डिग्री का चैनल है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को ध्यान में हो गया। तो कर्क रेखा से, हाँ, कर्क रेखा पूछता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो वो 8 हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। अगर पूछेगा कि कर्क रेखा के नज़दीक सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है, तो वो हो जाएगा रांची। झारखंड की राजधानी जो है रांची, वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछता है, विश्व ज्योग्राफी में से क्वेश्चन ये पूछ देता है दोस्तों कि कौन ऐसा महाद्वीप है या कौन ऐसा महादेश है। हाँ, चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है इससे, वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो
यहाँ पे पहला देता है कि कौन ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। तीनों रेखा कौन कौन सा दोस्तों? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये जो तीनों रेखा है वो किस महादेश से होकर गुजरता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्लियर हो गया आपको। अगर ये पूछेगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, यहाँ पे देखिए अक्षांश पूछ रहा है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर। हाँ, और अगर ये पूछ ले कि दो देशांतरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 111.32 किलोमीटर। थोड़ा सा 0.3 ज़्यादा है। तो अगर देशांतर पूछेगा तो देशांतर में 111.32 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लड़के फंस जाएंगे। देखिए, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 90 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग बताइए। ये बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी में पूछ दे। देखिए, बीपीएससी का मतलब ही होता है कि वो आपको कंफ्यूज करे, तो कंफ्यूज कर देगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बताना है आपको कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव। क्योंकि देखिए 90 डिग्री पर ध्रुव है, चाहे नीचे चले जाइए चाहे ऊपर चले जाइए, वो ध्रुव ही उसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इतना सारा आप लोगों को फैक्ट क्वेश्चन मिल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कयाल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ दोस्तों, इसका है क या और ल, कयाल, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसका नाम है कयाल। ठीक है, कयाल का संबंध है। कयाल क्या है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, आप लोग मैप पे एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को फैक्ट्स मिलने वाला है। हाँ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे देश में जो तटीय रेखा है उसका अलग अलग नाम है दोस्तों। जो समुद्र से सटा हुआ जो राज्य है उसके तट रेखा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग गुजरात से स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात में यहाँ पे ये चले जाएंगे, तो इस रेखा को हम लोग क्या नाम दिए हैं दोस्तों? गुजरात में दमन तक ये काठियावाड़ तट, इसको काठियावाड़ तट कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये गोवा तक जाते हैं तो इसका क्या नाम पड़ जाता है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं कोंकण तट। ऐसे ऑप्शन में दे देता है कि कोंकण तट कहाँ पर है, तो क्या इसका आंसर लगाइएगा? कोंकण तट महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, हाँ। फिर यहाँ से इसको पश्चिमी घाट भी बोला जाता है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे कर्नाटक तक तो इसको केनरा तट बोला जाता है, केनरा। और कर्नाटक से लेकर के केरल के ये कन्याकुमारी तक जो तट है दोस्तों, तो इसको मालाबार तट बोला जाता है। इसी मालाबार तट को कयाल कहा जाता है, उधर के भाषा में इसको कयाल कहा जाता है। ठीक है, और इधर में चले जाइएगा पूर्व में, तो ये जो है इसको पूर्वी तटीय मैदान बोला जाता है, ये इसको कोरोमंडल तट। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये कहाँ से कहाँ तक कोरोमंडल तट है? तो कोरोमंडल तट बताइए, ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होकर के ये कहाँ तक, कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोरोमंडल तट। और यहीं से आंध्र प्रदेश से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक का जो तट है इसको क्या, उत्तरी सरकार तट बोला जाता है, उत्तरी सरकार तट। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप लोगों को क्लियर हो गया। हाँ देखिए, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि देखिए, ये जो पश्चिमी तट है ये पर्वत शिखर इसको बोला जाता है। पश्चिमी तट ये पर्वत शिखर है, और यहाँ से पूर्वी तट से जो पर्वत शिखर आ रहा है ये कहाँ पर मिलता है दोस्तों? तो इसके मिलन बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके नीलगिरी पर्वत। ये जहाँ पर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत। हाँ, ये कहाँ पे मिलता है? तो तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, दोनों यहीं पर आकर के मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया।
तो इसका देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालाबार तट, ऑप्शन नंबर 1 मालाबार तट। ठीक है, क्योंकि कयाल का जो कयाल है, कयाल का संबंध किससे है दोस्तों, तो मालाबार तट से, क्योंकि केरल में ये मालाबार जो तट है इसको केरल में कयाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर पठार, देखिए यहाँ पे आप मैप में देख रहे होंगे दोस्तों, ये भारत के सब महत्वपूर्ण पठार यहाँ पे मैं मैप के थ्रू ला दिया हूँ। देखिए यहाँ पे है ये दक्कन का पठार। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा, आप लोग इस मैप में ही देख रहे हैं तो इसमें दिखने से दिख रहा है कि ये दक्कन का पठार है जो भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो हो जाएगा दक्कन का पठार। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि भारत का रूर कौन सा पठार को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार, इसको भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका विस्तार भी पूछ देता है कि छोटा नागपुर के पठार, अच्छा इसको रूर क्यों बोला जाता है दोस्तों, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसको रूर इसलिए बोला जाता है क्योंकि रूर, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि रूर प्रदेश जो है, रूर जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो ये देखिए जर्मनी में है। जर्मनी के में एक राइन नदी है, हाँ वहाँ पे राइन नदी के आजू बाजू में एक रूर प्रदेश है, वो कोयला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसमें भी बहुत सारा कोयला पाया जाता है, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि जो रूर है वो जर्मनी का कोयला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इसीलिए भारत में छोटा नागपुर जो कोयला का क्षेत्र है इसको भी रूर प्रदेश कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का रूर किसे कहा जाएगा, तो छोटा नागपुर के पठार को। अच्छा देखिए ये छोटा नागपुर का पठार है, मान लीजिए इस तरह से पठार है। हाँ, इस पठार में 2 भाग है दोस्तों। हाँ, 2 भाग कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए एक नदी है दामोदर नदी, ये छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो पहला जो ऊपर में है, ये जो ऊपर वाला साइड है ये कौन सा, हजारीबाग का पठार कहा जाता है, और नीचे वाले को इसको क्या कहा जाता है, रांची का पठार। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि रांची का पठार, ये मान लीजिए कि ये है कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, तो इसको बीचों बीच से कौन डिवाइड करता है, तो दामोदर नदी। ठीक है, और इसके नीचे में यहाँ पर एक, नीचे वाला तो रांची का पठार हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो यहाँ इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। हाँ, इसी नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, और इसी स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तो टाटा जो नगर है जमशेदपुर, वो इसी नदी पर बसा हुआ है। कौन सा नदी पर, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है दोस्तों, और इसी पर हुंड्रू जलप्रपात भी है, ये भी आप लोगों को ध्यान हो गया। ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, हजारीबाग का पठार, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, रांची का पठार। और जो इधर में देखिए इस साइड में एक भाग पड़ता है छोटा नागपुर के पठार का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि इस पर ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र बोलता है, तो इसका नाम है पाट। छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंचा भाग, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया सबसे ऊंचा भाग को क्या कहा जाता है, तो वो पाट का क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तभी तो ये जो दामोदर नदी है वो इधर ढलान में गिरती है, और स्वर्ण रेखा नदी भी है वो इधर में आकर के गिरती है। तो ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है झारखंड का, इसको पाट कहा जाता है वहाँ के भाषा में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है उसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम पूछ रहा है, तो उसके सबसे ऊंचे चोटी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पारसनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? पारसनाथ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पारसनाथ की जो पहाड़ी है, हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस धर्म से संबंधित है ये भी पूछता है क्वेश्चन, कि पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है, तो वो हो जाएगा जैन धर्म। क्योंकि देखिए जैन धर्म में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 24 गो तीर्थंकर हुए थे, मतलब 24 गो गुरु हुए थे जैन धर्म में, जिसमें से 23 गुरुओं का, 24 में एक गुरु को छोड़ दीजिए, और उसमें से 23 गुरुओं का जो है वो निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, मतलब मृत्यु को कहाँ प्राप्त हुए थे वो लोग? तो पारसनाथ की पहाड़ी पर। इसी पारसनाथ पहाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेद शिखर। पारसनाथ की पहाड़ी का पर कौन सा शिखर स्थित है? तो संवेद शिखर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर दामोदर नदी का नाम आया है दोस्तों, तो दामोदर नदी से क्वेश्चन क्या बनता है जानते हैं आप? अमेरिका में एक नदी है टेनेंसी नदी। अमेरिका की एक नदी है कौन सी? टेनेंसी नदी। उस पर 8 बांध बनाया गया था। वो उस नदी में बहुत बाढ़ आता था दोस्तों, तो उसके बाढ़ को, पानी को कंट्रोल करने के लिए टेनेंसी नदी पर 8 बांध बनाए गए थे। उसी को देखते हुए हमारे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने भी उसी नदी को तर्ज को देखते हुए, जो दामोदर नदी है ये बंगाल में बहुत ही तबाही लाता था, बहुत ही इसमें बाढ़ आता था, तो उसको देखते हुए इस पर भी टोटल 8 बांध बनाया गया है, जिसमें बराकर है, तिलैया है, मैथन डैम है, ये सब 8 बांध टोटल बनाया गया है और इसके पानी को कंट्रोल कर लिया गया है। अब बंगाल में इसके चलते बाढ़ की समस्या से निजात पाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में कि जो दामोदर नदी घाटी जो निगम है, हाँ, जो बांध बनाया गया है वो किस नदी के तर्ज पर बनाया गया है? तो अमेरिका की टेनेंसी नदी के तर्ज पर बनाया गया है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना सारा गुड़ क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग सब नहीं जानिएगा तो कैसे इसका आंसर दे पाइएगा? यहाँ पे देखिए एक मैप में, यहाँ देखिए मैप में है मेघालय का पठार, तो ये मेघालय का जो पठार है इससे क्वेश्चन पूछ देता है। ये देखिए जो मेघालय का पठार है और जो छोटा नागपुर पठार है, ये दोनों एक ही का भाग है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि मेघालय का पठार जो है वो किस पठार का भाग है, तो ये छोटा नागपुर पठार का भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना सारा आप लोगों को फैक्ट्स मिल गया। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये छोटा नागपुर का जो पठार है वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में इसका ज़्यादातर फैलाव है, तो ये हो जाएगा झारखंड। ये झारखंड में ज़्यादा फैलाव है। वैसे तो इसका विस्तार उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी है, कुछ हिस्सा बिहार में भी टच करता है, लेकिन मेन जो है वो झारखंड में ये पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा आप लोगों को फैक्ट्स मिल गया। अब चलिए थोड़ा सा दक्कन का पठार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दक्कन का पठार में ये जानना है कि ये जो भारत का सबसे बड़ा पठार है, ये आप लोग जान गए। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ, कि जो टाटा स्टील प्लांट है, कहाँ पे है टाटा स्टील प्लांट? ये जमशेदपुर में है। तो टाटा स्टील प्लांट का जो पानी है वो किस नदी से ग्रहण करता है? क्योंकि देखिए कोई भी प्लांट लगता है तो उसको बहुत सारा पानी का ज़रूरत पड़ता है, तो वो ज़्यादातर देखे होंगे कि आप प्लांट नदियों के किनारे लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी। टाटा स्टील प्लांट जो है वो पानी किस नदी से ग्रहण करता है? तो स्वर्ण रेखा नदी। और यहाँ पर पूछ देगा मेघालय का पठार कौन सा पठार का भाग है, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार का। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी?
तो ये बताना है आपको। इसका मैं आंसर बता देता हूँ और बाद में इसका विस्तार मैं बताऊँगा आपको। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका। बंगाल की प्रथम जो क्रांतिकारी संगठन है अनुशीलन समिति, हाँ, ये ढाका इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं कोलकाता भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग खुद से आंसर इसका लगाइएगा। ठीक है, तो देखिए अनुशीलन समिति है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं ये क्या है। जिस तरह जब अंग्रेज ये बंगाल में एंट्री किए थे दोस्तों, हाँ, तो उन्होंने अपना पैर पूरा पसार लिया था बंगाल में। तो उसके बाद क्या हुआ था कि देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ताकि इसको कभी भूलिएगा नहीं। देखिए आप लोग जानते हैं कि 1905 में, कब, यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, 1905 में क्या हुआ था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुआ था दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके पहले 3 साल पहले हम लोग देखते हैं, 3 साल पहले 1902 ईस्वी में क्या हुआ था कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नोबेल निकलता था, उसका नाम था अनुशीलन तत्व। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नोबेल था, हाँ, उसका नाम था अनुशीलन तत्व। ठीक है, इस नोबेल से प्रभावित होकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा थे, कौन? पी मित्रा। उनका नाम था क्या? पी मित्रा। उन्होंने क्या किया कि इस जो नोबेल में है, इस नोबेल को पढ़ करके, इसमें अनुशीलन तत्व में क्या होता था कि अनुशीलन तत्व से प्रभावित होकर के पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था कोलकाता में 1902 ईस्वी में। ठीक है, जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया तो अनुशीलन समिति के जितने भी लोग थे, ये लोग अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट कर दिए दोस्तों। ठीक है, और जब ये विरोध किए तो 1905 ईस्वी में, हाँ, तो उसी टाइम ये फिर जाकर के ये जो पी मित्रा थे, ये जाकर के ढाका में किससे मिले? बरिंद्र कुमार घोष जो थे वो किनके, ये जो बरिंद्र कुमार घोष थे, ये किनके भाई थे? ये अरविंदो घोष के भाई थे दोस्तों। तो इन्होंने भवानी मंदिर नाम का एक पम्पलेट निकालना स्टार्ट किया, हाँ, जिसमें विरोध किया जाता था अंग्रेजों का। लेकिन ये जो पी मित्रा जो थे, ये पी मित्रा ढाका चले गए और ढाका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा थे पुलिन बिहारी दास। हाँ, तो पुलिन बिहारी दास से मिलकर के इन्होंने बोला कि आप भी यहाँ पे अनुशीलन समिति का गठन कीजिए, वो उसका ढाका ब्रांच होगा, हाँ, उस ढाका ब्रांच के नाम से जाना जाता है। तो जो पुलिन बिहारी दास द्वारा जो अनुशीलन समिति ढाका में जो स्थापना किया गया वो 1906 में किया गया, लेकिन 1902 में ही पी मित्रा ने कोलकाता में अनुशीलन समिति का गठन किया था। तो सबसे तो पहले इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता वाला, हाँ, तो कहीं कहीं ये पुलिन बिहारी दास का भी नाम आ जाता है दोस्तों। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है क्या कि जो पटना में अनुशीलन समिति का गठन कब किया गया था? तो पटना में 1913 में जाकर के अनुशीलन समिति का गठन किया गया था और उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सचिंद्र नाथ सन्याल। पटना में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल। कब किए थे? 1913 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर होना चाहिए अनुशीलन समिति कोलकाता। ठीक है, अनुशीलन समिति कोलकाता, क्योंकि ये कब गठन किया गया था? ये 1902 में किया गया था। ठीक है, और ढाका वाला कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए, यही है पुलिन बिहारी दास। इन्होंने कहाँ पे अनुशीलन समिति का गठन किया था? तो ढाका में।
ढाका में। और ये प्रमनाथ मिश्रा जो थे, इन्हीं को पी मित्रा नाम से जाना जाता है, पी मित्रा। तो इन्होंने कहाँ किया था? तो कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दे रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था बताइए? गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ये। अच्छा, गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, जब गांधी जी पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया था दोस्तों, तो उसमें कांग्रेस से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। हाँ, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि भाग लेने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें समझौता में क्या हुआ था? इसका मेजर पॉइंट था कि जो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किए थे, जो नमक सत्याग्रह, तो उसको तुरंत बंद किया जाए। ठीक है, हाँ, उसको बंद किया गया, गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया। और नमक बनाने के लिए अधिकार दिया गया, किनको? भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया था, और उस पर टैक्स फ्री, वो भी टैक्स फ्री। ठीक है दोस्तों, तो ये मिला था। और इसी जो गांधी इरविन समझौता के तहत ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो होने वाला था ब्रिटेन में, उसमें भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोग जान लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 2024 में हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। गीता महोत्सव का 2024 का कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में। ये आप लोग फोटो देख रहे हैं, हाँ, यहीं पे श्रीलंका में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको आंसर इसका मिल गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तीसरा शिखर सम्मेलन बोल रहा है कि कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो ये देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साउथ कोरिया। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे जानने वाली बात यह है दोस्तों कि साउथ कोरिया में जो लोकतंत्र का शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें पाकिस्तान इसमें भाग नहीं ले रहा है। हाँ, नहीं लिया था। और यहाँ पे जो ताइवान देश है वो इसमें भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो ये आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाँ, इसको मदरसा शिक्षा जो है अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। वहाँ पे जोगी जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, ये भी पूछता है कि यूपी का जो हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, राजधानी तो है लखनऊ, लेकिन राजधानी जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे कि गुजरात का जो है, कौन सा? गुजरात का हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, बताइए। तो गुजरात का हाई कोर्ट अहमदाबाद में है, लेकिन गुजरात का राजधानी जो है वो गांधीनगर है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग को आंसर मिल गया। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों।